बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज हम अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ये एक ऐसा टॉपिक है कि सर्जरी का नाम सुनते ही हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, ओपीडी में आते हैं, ये डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए कन्वर्सेशन हमारे साथ करते हैं। तो जब भी उनको किसी क्लिनिशियन और प्रैक्टिशनर की तरफ से या किसी जीपी और फैमिली फिजिशियन की तरफ से या किसी डॉक्टर की तरफ से ये एडवाइस किया जाता है कि अब आपकी सर्जरी जो है वो आपको करवानी है, तो सर्जरी का नाम सुनते ही पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है। पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, नफसियाती दबाव होता है। इस दौरान में पेशेंट हमसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब ये सर्जरी क्या होगी, कैसे होगी, आज के दौर के अंदर इसकी एडवांसमेंट क्या है, क्या मैं कैमरे वाली सर्जरी करवाऊँ, ओपन करवाऊँ, जनरल सर्जरी करवाऊँ, कौन से सर्जन से करवाऊँ, अच्छा सर्जन कैसा होता है, एक अच्छे ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक सर्जन के नज़दीक अच्छा ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, पेशेंट जो है वो उसकी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, और किस तरह की सर्जरी और क्या काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट के ऊपर एक बोझ होता है। इन सारे मौज़ूआत को हम आज अपने इस प्रोग्राम में टाइटल करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट को सर्जरी से मुतल्लिक़ क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, और सर्जरी की एडवांसमेंट क्या है, पेशेंट अपनी सर्जरी से मुतल्लिक़ क्या चीज़ें जाने, और ऑपरेशन थिएटर या आपके हॉस्पिटल से मुतल्लिक़ पेशेंट को किन चीज़ों का पता होना चाहिए, पेशेंट का एनपीयू क्यों करवाया जाता है, डायग्नोस्टिक टूल क्या होते हैं, ऑपरेशन के बाद की जो आपकी सूरत हाल होती है उसको किस तरह मैनेज करना होता है, और ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के दौरान सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फ़िज़ा इशफ़ाक़, जो कि कंसल्टेंट सर्जन हैं। इनको हमने बुलाया है, एफसीपीएस सर्जन हैं, और इनको बुलाने का मकसद ये है कि हम बेसिकली एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें एक अपना टाइम भी दिया, और आपका कीमती टाइम है और वो हमने लिया। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कोई भी हमारे कॉलीग्स या हमारे एपी कंसल्टेंट प्रोफेसर जब हमारे स्टूडियो में होते हैं तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, और वो पहला सवाल ये होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी, कि आपको यहाँ इस पोजीशन पर पहुँचने में क्या मुश्किलात आई, क्या हडल्स हुई, फैमिली किस तरह सपोर्टिव रही? मेरी स्कूलिंग जो है बेसिकली बहावल नगर से, फौजी फाउंडेशन से। ठीक। माय फादर वांट टू सी मी एज अ डॉक्टर, तो देन आई जॉइंड क्वीन मेरी कॉलेज लाहौर, एपीसी वहाँ से की। देन आई स्ट्रगल्ड एज लाइक अदर स्टूडेंट्स इन एमडी कैट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा गवर्नमेंट का मेरिट नहीं था। देन आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर। आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अख्तर सईद आई डिड माई हाउस जॉब ऑल्सो इन अख्तर सईद। और उसके बाद मैंने पार्ट 1 दिया सर्जरी में, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे इवन आई वाज इन एमबीबीएस कि मैं सर्जन बनूं। लकीली आई हैव पास माई FCPS in first attempt, and I got my training in Sheikh Zayed Lahore, and finally I'm here. ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी फीमेल कोई ऐसे मसाइल, कोई ऐसी हडल्स आई या फैमिली ने फुल सपोर्ट किया? फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, और सर्जन माय फादर वाज लाइक के सर्जन फीमेल को इसलिए होना चाहिए कि स्पेशली इन पेरिफेरी एरियाज एंड ऑल्सो इन लाहौर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेस्ट के इश्यूज़ हो गए, एनोरेक्टल सर्जरीज होगी, वी प्रेफर कि फीमेल को एग्जामिन करें। ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज चाह रही होती हैं कि हम एक फ़ीमेल सर्जन को ही एग्जामिन करवाएं, तो इस प्राइवेसी को देखते हुए माय फादर वाज लाइक कि फीमेल शुड बी अ सर्जन ऑल्सो, ताकि उस चीज़ को कवर किया जाए और उस सारी चीज़ों को पेशेंट को और कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन मिलना चाहिए। क्योंकि बीइंग अ फीमेल, अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक फ़ीमेल सर्जन एग्जामिन करे स्पेशली फॉर ब्रेस्ट सर्जरीज और एनोरेक्टल सर्जरीज, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होती तो फिर उनको चूज़ करना पड़ता है कि ठीक है जो भी अवेलेबल है आई विल गो विद दैट। लेकिन अगर आप एक बंदे को प्लेटफॉर्म देंगे कि यू हैव अ गुड फीमेल सर्जन, आप उनके पास आएँ, उनसे डिस्कस करें, एग्जामिन करें, तो उनका एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आई प्रेफर एंड आई सजेस्ट कि फीमेल्स को भी सर्जन होना चाहिए, फ्यूचर में भी होना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपका अपना शौक भी सर्जरी था? हाँ, मेरा अपना शौक भी सर्जरी था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जितनी भी एचओज हैं, पीजी हैं, या इसके अलावा जितने भी ट्रेनिंग में हमारे मेडिकल से रेलिवेंट लोग होते हैं, आप ये क्या समझती हैं कि आज के दौर के अंदर इनको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों तक एक ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिलीवर की? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, मिस नॉर्मर्स इधर उधर से रैंडम लोगों से जाने से बेहतर है कि डॉक्टर्स खुद सोशल मीडिया पे आएँ और एक प्रॉपर वे में हर डिजीज़ से रिलेटेड और प्रॉपर गाइडेंस दें, ताकि पेशेंट्स को और ऑडियंस को इसका बेनिफिट हो। क्योंकि आजकल स्पेशली कोविड एरा के बाद से ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूजेज है। लोग आके कहते हैं बाकायदा हमने कि हमने ये फ़लाँ वीडियो फेसबुक पे देखी, हमने टिकटॉक पे ये सुना, हमने यूट्यूब पे ये देखा, या हमने गूगल किया तो ये आया। इट्स फार बेटर कि खुद डॉक्टर्स बैठ के एक प्लेटफॉर्म में डिलीवर करें। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपको हमारे हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम से मुतल्लिक़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन है और ये प्रोग्राम आपको कभी आपकी नज़र से गुजरा? हाँ जी, अक्सर मेरे देखने में वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अक्सर मतलब क्योंकि डॉक्टर्स खुद इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें तो एडिक्यूरेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ताकि अगर वो कोई बंदा सुन रहा है और उसको इंटरप्रेट कर रहा है तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है, ना कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस नॉमर और इस तरह की चीज़ें फैल रही हूँ। और आज जब आपने खुद विजिट किया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल सब स्टाफ, एम्प्लॉय, इजी एक्सेस था मेरे लिए आना, कोई इशू नहीं हुआ थ्रू आउट, अभी तक तो सब ठीक जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसे हमने कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी और एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी के ऊपर लोगों को एक मैसेज डिलीवर करना है कि सर्जरी की क्या टाइप्स होती हैं, क्या इसकी एडवांसमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी पेशेंट को ये कहते हैं आपकी सर्जरी है, जो उसके ऊपर एक मेंटली डिप्रेशन होता है या खौफ होता है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट के साथ आपकी रैपिड बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। पेशेंट से जब डिस्कस करें तो मेक श्योर करें कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर्जरी से ऑल्टरनेट कुछ भी मिल जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सर्जरी के अलावा सोल्यूशन ही नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं। पीपल वर लाइक कि वो हमसे गाइडलाइंस लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं कि हम कहीं और रैंडम मेडिसिन ले लेंगे, कोई और ट्रीटमेंट ले लेंगे, हम कोई मेडिसिन लिखवा लेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ्यू थिंग्स आर लाइक कि जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड है वो मस्ट है, वो करवानी ही करवानी है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर एक अच्छा डॉक्टर अच्छे वे में पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करे, डिस्कस करे, उनको एक्सप्लेन करे कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप मेरे से करवाएं या किसी से भी करवाएं, सेकंड ओपिनियन भी चाहे लें, यही फाइनल डिसीजन है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ईजी हो जाता है और वो समझते हैं इस बात को। हाँ, ये भी होता है कि पेशेंट के लैंग्वेज बैरियर को भी आप ध्यान में रखें, फिर उनका लेवल ऑफ जो है इंटेलेक्चुअल लेवल, या यूँ कहना चाहिए कि परसेप्शन लेवल भी असेस करके आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को हम कुछ और कह रहे होते हैं, जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं तो परसीव उन्होंने कुछ और किया है। तो इट्स फार बेटर कि आप उनकी परसेप्शन लेवल चेक करें, आप उनसे जैसे पूछ लें कि वो क्या करते हैं या क्या करती हैं, या जो आपने एक्सप्लेन किया है आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें कि आपको मेरी जो बात है वो क्या समझ आई, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने डिलीवर किया है आइदर उसी वे में डिलीवर हुआ है या किसी और वे में परसीव हुआ है। यानी आप ये कहते हैं कि पेशेंट का कम्युनिकेशन स्किल देख के बिल्कुल उसको उसी स्टैंडर्ड पे जाके समझाएंगे तो बात उसको बहुत ईजी होती हैं चीज़ें, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है और उसका पे ट्रस्ट बनता है, उनको कंसेंट देने में, चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। हर बंदा एक लेवल पे नहीं आप डील कर सकते। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम आज से को 25, 30, 40 साल अगर पहले की बात करें और आज 2025 की बात करें, तो यहाँ पे और पहले वाली सर्जरी में आपके नज़दीक क्या डिफरेंस है? ओवरऑल सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत सारी मशीनरीज इंप्रूव हो गई हैं, फिर स्किल्स इंप्रूव हो गए हैं, नॉलेज वाइज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हो रही हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पहले सारी सर्जरीज ओपन सर्जरीज होती थी, एक बहुत बड़ा इंसिजन दिया जाता था, पेशेंट लंबे अरसे तक हॉस्पिटल स्टे में होता था और बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, फैमिली को भी कंसर्न होता था, फिर स्कार हील होता था जब उसके अपने पेशेंट्स को मसले मसाइल होते थे। लेकिन अब जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, उससे ये कि ईजी एक्सेस है, सर्जरीज पॉसिबल हैं, पेशेंट अर्ली टू बैक लाइफ हो जाता है, कंफर्टेबल है, स्कार छोटा है, पेशेंट को कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ओवरऑल स्कार के इश्यूज से भी ज़रा कंफर्ट मिलना शुरू हो गया है, तो पेशेंट ओवरऑल जो है ना वो लाइफ में बेहतर हो गया है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, एक लोगों के जहन में ये होता है कि मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि तुमने सुबह का बस नाश्ता करना है, उसके बाद तुमने शाम तक कुछ नहीं खाना। एनपीओ करवाने का बेसिक मकसद क्या होता है?
एनपीओ करवाने का बेसिक मकसद ये होता है कि बहुत सारी सर्जरीज जो होती हैं वो ज़्यादातर कहना चाहिए कि जीए में होती है, मुकम्मल बेहोशी में होती हैं, यानी कुछ एनेस्थीसिया देना पड़ता है। एनेस्थीसिया देना पड़ता है। कुछ सर्जरीज में होता है कि जैसे कमर में टीका लगता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है। तो ये सारी सर्जरीज जितनी भी होती हैं उसके लिए खाली पेट रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी मिल रही होती हैं जिससे पेशेंट को वॉमिट होने का चांस होता है। ठीक, अगर वॉमिट होने का चांस हो तो उससे ये होता है कि सांस की नाली में जाने का डर होता है। तो हमने इन सब चीज़ों से बचाना होता है मरीजों को कि आपने खाली पेट रहना है। आंत, अक्सर सर्जन्स को भी आंत खाली चाहिए होती है कि अगर आंत की कोई सर्जरी करनी है तो हमारी कोशिश होती है कि एम्प्टी रहे ताकि ना कंफर्टेबल सर्जरीज होती हैं। तो पेशेंट बेनिफिट के लिए एनपीओ करवाना जरूरी है। मिनिमम 6 आवर्स का होता है, लेकिन सर्जरी टू सर्जरी ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसमें लंबे अरसे का भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की कि जीए में और लोकल एनेस्थीसिया में आम लोगों को समझने के लिए किस तरह आसानी हो? उनको हम ये समझाते हैं कि जैसे बहुत सारी सर्जरीज हम मुकम्मल बेहोशी में करते हैं, उसमें हम मसनूई सांस वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वेंटिलेटर, क्योंकि मरीज़ को मुकम्मल तौर पे बेहोश किया जाता है। जैसे कि हमने अगर बहुत ज़्यादा फेफड़ों के करीब कोई सर्जरी करनी है, दिल की कोई सर्जरी करनी है, फेफड़ों की या इटसेल्फ कोई सर्जरी करनी है, या पेट की कोई बड़ी सर्जरी करनी है, तो वो जो है वो लोकल में नहीं हो सकती। ठीक। या जैसे कमर में जो टीका लगाते हैं उसको भी लोको रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। आप नीचे वाला एक हिस्सा जो है हाँ, उसको। अगर हमने कोई एनोरेक्टल सर्जरीज करनी है, मतलब पखाने वाले रास्ते की कोई करनी है, या कोई और सर्जरी हर्निया वगैरह की करनी है, तो उसके लिए हम स्पाइनल लगा सकते हैं। ठीक है, यानी जीए में और लोकल में ये फर्क है कि जीए में कंप्लीट आपने उसको डालना होता है कि वेंटिलेशन पे चला गया बंदा, हाँ, मुकम्मल बेहोशी आप ऑक्सीजन वगैरह के थ्रू करते हैं, और लोकल में एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो उसको बिल्कुल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम मरीज जो अपनी सर्जरी करवाना चाहता है उसको अपने सर्जन से मुतल्लिका क्या मालूमात होनी चाहिए? उसको ये आइडिया होना चाहिए कि पहली बात तो ये वो सही डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुआ है। ठीक। क्योंकि सर्जरी और सर्जरी अलाइड्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक। जो उसको इशू है आइदर वो सही डिपार्टमेंट में है भी या नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही हमारे लिए होता है समझाने के लिए कि ये मतलब रिलेटिव डिपार्टमेंट क्राइटेरिया किसका है और रिलेटिव। तो उसकी अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड करना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको जनरल सर्जन की ज़रूरत है, आइदर कि उसको किसी यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। सेकंड थिंग, पेशेंट को ये पता होना चाहिए परसेप्शन में कि उसका जो सर्जन है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अब तो बहुत ईजी हो गया, लोग सोशल मीडिया से गूगल से सर्च करके आते हैं, बट गलत चीज़ें भी सर्च करके आ जाते हैं। आई अपोलोजाइज। तो हमारा यही मकसद है कि हम हर चीज़ एक्सप्लेन करें और करें। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो बंदा सर्जरी कर रहा है किस लेवल के है। जैसे गवर्नमेंट सेटअप्स में यूजुअली अटेंड जूनियर्स ही कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप्स में भी सर्जरी सुपरवाइज्ड ही हो रही होती हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सब होते हैं। ठीक। अब सर्जरी के बारे में यही होता है ना कि आप प्रॉपर उसको गाइड करें, पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि इस नोयत की सर्जरी है और इस तरह है, और पेशेंट को पता होना चाहिए कि ये सर्जन है मेरा और ये डील करेगा। गवर्नमेंट में पेशेंट्स को थोड़ा सा इशू आता है कि डायरेक्टली सर्जन नहीं आइडिया होता, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो बीइंग अ डॉक्टर कैसे पहुंचाएंगे। बाकी कोई भी ट्रीटमेंट हो, कॉम्प्लिकेशन उसका पार्ट होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट जो है ना सर्जन को स्क्रॉल करके लोग गूगल के थ्रू आते हैं, हमारे कुछ सर्जन जो बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं वो अभी सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं है, या उनको उस तरह के स्किल्स भी नहीं हैं, तो उनको फिर उनको वो ये तो मेरा ख्याल वो पेशेंट टू पेशेंट वो उनको जो एक्सप्लेन करते हैं कि फलां से करवा रेफरल्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट एक सवाल और है कि जब कोई पेशेंट अपनी सर्जरी करवाता है तो क्या उसको अपने उस सर्जरी के एरियाज़ के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसको अपने ऑपरेशन थिएटर से मुतल्लिका मालूमात भी होनी चाहिए? पेशेंट को आइडिया होना चाहिए कि थिएटर कैसे होते हैं, क्या होता है, क्योंकि ना थिएटर फोबिया होता है। द डे वी शिफ्ट पेशेंट, तो पेशेंट अक्सर फोबिक होते हैं, इतनी मशीनरी लगी हुई है, इतने लोग खड़े हैं, एक्सपोजर होगा एंड ऑल दैट, तो वो सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मतलब बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर ना होती तो मुझे अगर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता तो एक फोबिया होता है। बहुत से लोग एंशियस होते हैं, क्या होगा, इतने बंदे, इतनी लाइट्स और इतनी मशीनरी। बिल्कुल ऐसे ही उनको गाइड करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और एक काइंड ऑफ डेमो दे सकते हैं कि ये सिनेरियो होगा और आपको इस तरह शिफ्टिंग, सेफ शिफ्टिंग की जाएगी, आपके ये इश्यूज होंगे। स्पेशली फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन के मेल्स, इक्वल प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं कि एक्सपोजर कैसा रहेगा, क्या होगा, एक्सेट्रा। तो ये सारी उनकी जो भी क्वेश्चंस हो और उनकी कंसर्न उनको क्लियर करना चाहिए। ठीक हो गया। तो ऑपरेशन थिएटर्स की जो स्टरलाइजेशन होती है या उसको इन्फेक्शन फ्री जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसको एक सर्जन जो है वो किस नज़र से देखता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जन, क्योंकि अगर स्टरलाइजेशन, ओवरऑल इन्फेक्शियस कंट्रोल अच्छा ना हो तो वूंड इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये होता है कि स्वैब्स जाते हैं, कल्चर स्वैब्स थिएटर्स के जाती हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं, स्पेशल जो है ना वो टैग्स लगे होते हैं जिनको हमने चेक करना होता है। फिर इसी तरह हम लोग जो गाउन्स, ग्लव्स पहनते हैं उनकी स्टरलाइजेशन प्रॉपर होती है, प्रॉपर तरीका होता है गाउन ग्लविंग का जिसको फॉलो किया जाता है। मैक्सिमम पॉसिबल हम सारी वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि जिसमें स्टरलाइजेशन मेंटेन रखी जाए और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए।
ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये सर्जरी की बात कर रहे होते हैं, एक लोकल एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है, वहाँ पे जो सर्जरी होती है और एक अच्छे जो थिएटर में सर्जरी होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस का कितना चांस होता है? कॉम्प्लिकेशंस सर्जन के स्किल लेवल पे भी डिपेंड करती है और ओवरऑल टीम वर्क पे भी डिपेंड करती है। ठीक। उसमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन कभी भी किसी से भी हो सकती है। ठीक। जब हम सर्जरी के लिए किसी भी सर्जरी के लिए कंसेंट लेते हैं तो यूजुअली एक्सप्लेन कि मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ना कोई वोन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आसपास के ऑर्गन इंजरी हो सकती है, क्योंकि जब आप सीटी MRI जो भी करवा लें, जब टेबल पे आप चीज़ें चेक करते हैं तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम फैमिलीज़ को एक्सप्लेन करके गए होते हैं, लेकिन हाँ ओवर कहना चाहिए एक्सप्लेन भी नहीं किया होता। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग ओवर कंसर्न्ड होते हैं तो वो नॉर्मल सर्जरी से भी विड्रॉ कर लेते हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सप्लेन किया जाता है, प्रॉपर कंसेंट होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है बस कंसेंट दी है, इट विल नेवर हैपन। अब देखिए मैंने 100 लोगों की सर्जरी की है, 100 में से अगर एक को फॉर एग्जांपल कोई ब्लीडिंग हो गई है या कहीं इंजरी हो गई है तो पीपल विल रिमेंबर दैट 1 पर्सन। वो 99 जो सक्सेसफुल सर्जरीज हैं उनको नहीं वो याद रखेंगे। तो ये रिलेटिवली चीज़ें चलती हैं, ये हमारा एक मतलब कहना चाहिए अलमिया है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी गलती होने की देर होती है तो वो इन अदर वे उसको पोस्ट कर देते हैं, तो वो उसमें चीज़ें ना डिफरेंट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ भी, और परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है कि उसने परसीव क्या किया। अब अक्सर लोग जैसे कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको वो परसीव करेंगे नहीं इसको यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी, दी नहीं। अब जैसे हमने पेशेंट्स को जनरल सर्जरी में यूजुअली गट एनास्टोमोसिस हमने किए होते हैं, तो लंबे अरसे के लिए 3 डेज 5 डेज NPO चल रहा होता है। फैमिली बड़ी कंसर्न होती है, अगर डॉक्टर को फिक्र ही नहीं है कि मरीज़ को खाने पीने को नहीं दिया। हमें एनास्टोमोसिस का अपने फिक्र होता है कि वो हील होगा तो हम NPO ऑफ करेंगे, लेकिन वो फैमिलीज़ को होता है बार बार आके पूछेंगे पक्की बात है कुछ नहीं देना, खाने को कुछ नहीं देना, आप लोग पूछ नहीं रहे, आप लोग बता नहीं रहे। तो मतलब उनके कंसर्न्स भी जायज़ हैं, जितना अच्छा एड्रेस किया जाए चीज़ें चलती हैं। बट स्टिल ये होता है कि अटेंडेंट चेंज हो, पेशेंट बार बार इरिटेट करे तो फैमिलीज़ बार बार आती हैं, पूछती हैं, उनकी अपनी क्वेश्चनिंग्स होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस मिनिमाइज़ हो जाती हैं जितनी अच्छी एक्सपर्टीज़ हो, जितने अच्छे सेटअप्स हों। तो इसलिए रिलेटिवली अगर पॉसिबल है तो अच्छे सेटअप्स को ही चूज़ करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि NPO हमें 4 दिन 5 दिन 3 दिन रखना पड़ता है और लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारा मरीज़ कमज़ोर हो रहा है, इसको जा कुछ नहीं रहा, तो थ्रू जो है वो IV लाइन भी उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा होता है कि जिससे पेशेंट जो है वो अपना असर। हाँ, मल्टीपल ऑप्शन होती हैं हमारे पास, जैसे पेरिफेरल लाइन से फ्लूइड्स वगैरह अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, या प्रॉपर TPN बनता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन बनती है, जो कि वो बिल्कुल अलाइन की जाती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस किए जाते हैं, शुगर लेवल्स बैलेंस किए जाते हैं, सब चीज़ें, क्योंकि बॉडी को बिल्डअप स्टेज में रखना है ना। तो TPN लगा सकते हैं, बाकी IV फ्लूइड्स वगैरह चल रहे थे उस पर मैनेज किया जा रहा होता है, मतलब पेशेंट को जितना रिक्वायर्ड होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये होता है कि हमारा जो है नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर फिज़ा अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े की गुफ्तगू जारी है और हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि सर्जरी की टाइप्स के ऊपर, सर्जरी का जो एक आपकी हेल्थ के ऊपर, या लोग जब आते हैं सर्जरी का नाम सुनते हैं तो उनको जो नफ्सियाती दबाव होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, सर्जरी से मुतल्लिका आपको किस तरह काउंसल किया जा सकता है, सर्जरी की इन्फेक्शन, थिएटर, और एक अच्छे सर्जन के बारे में जो जानकारी होती है वो किस तरह आपको दी जाती है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात कर रहे थे। अब डॉक्टर फिज़ा अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि वो डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ों को देख रही होती हैं और सैकड़ों प्रोसीजर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो उनसे हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ के अंदर क्रिटिकल सर्जरीज़ या प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उसको ये किस तरह और किस नज़र से देखती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप सैकड़ों सर्जरीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, कोई ऐसा सर्जिकल एक्सपीरियंस जो आपकी नज़र में ऐसा गुजरा हो, आप कहती हो इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा? बहुत से यूजुअली इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे वंस इन अ ब्लू मून कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होती है, लेकिन अगर आपने फैमिली को अच्छे वे में काउंसल किया हो, एक्सप्लेन कर दिया हो कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्जरी, लेकिन हम इसको इस तरह डील करेंगे और फर्दर जो है वो लेके चलेंगे। जैसे एक यंग बच्ची थी, नॉर्मली जैसे कि हम लैब कोली करते हैं, जैसे पित्ता निकालते हैं कैमरे के जरिए, तो उसमें मेन शरेयान होती है जो कि जिगर से निकल रही होती है, उसको हम CVD कहते हैं। तो वो ड्यूरिंग सर्जरी अनफॉर्चुनेटली निक लग गया था। शी वॉज़ वेरी यंग, 24 ईयर्स ओल्ड फीमेल। फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे ही हमें आइडिया हो गया था कि ये हो गया। हमने फैमिली को बड़े अच्छे वे में काउंसल किया,
फैमिली ने हमारे साथ एग्री किया, हमने सेकंड सर्जरी करके उसको मतलब प्रोसीजर किया, हम हेपेटोजेजोनोस्टमी करते हैं, किया, इट गोज़ वेल, अच्छे वे में डिस्चार्ज कर दिया। तो ये आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ का एटीट्यूड ऐसा होता है कि एग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एक्सेप्टेंस इजीली नहीं आती, वो कोई भी प्रोसीजर हो। लेकिन अगर ओवरऑल चीज़ों को अच्छे से डील किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं, और ओवरऑल फिर सारी चीज़ें ठीक रहीं और कोई इशू नहीं हमें फेस करने को आया। वो पेशेंट अभी भी हमारे अक्सर फॉलोअप पे है, आती हैं और ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की हमने बात की, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे कि हम पित्ता निकालते हैं, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो पित्ता है ये अंदर ही जला दिया गया है या इसको कैमरे से बाहर निकाल दिया? कैमरे के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं। सर्जरी का जो इंसिजन होता है वो तो की होल होते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स और मेनूवर्स होते हैं जिससे निकाल लिया जाता है। हाँ, अक्सर लोग वाकई इंसिस्ट करते हैं कि हमें दिखाया जाए, तो फिर हम दिखाते भी हैं, नहीं तो बायोप्सी के लिए यूजुअली भेजते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी बॉडी से निकालते हैं असूलन उसको बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको चीज़ें क्लियर हों। बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, पेशेंट्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं कि हमें ये दिखाया नहीं गया या हमें दिखा दिया जाए, तो हम यूजुअली दिखाते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई भी की हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दौर की अगर हम बात करें तो जदीद सर्जरी के कोई ऐसे नाम जो लोग जानना चाहते हैं, उनको पता हो कि आज के दौर में कौन कौन सी सर्जरीज जो है वो आम हो रही है? जैसे पहले ना हेमोरॉइड्स के लिए, बवासीर के मौकों के लिए बहुत सारे इश्यूज होते थे, ओपन सर्जरीज होती थी, मतलब सीएन दे के करते थे और सारे इश्यूज होते थे, तो पेशेंट्स को बड़े लंबे अरसे के लिए घर रहना पड़ता था या हॉस्पिटल स्टे भी लॉन्ग होता था, बेड रेस्ट लंबे अरसे के लिए चाहिए होती थी। अब जैसे लेज़र आ गया है, वॉक इन सर्जरी है, सेम डे पे हम करते हैं, पेशेंट सेम डे पे घर चला जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, सिम्टम्स जल्दी सेटल हो जाते हैं और बैक टू लाइफ या बैक टू ऑफिस भी जल्दी हो जाता है। इस तरह लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे हैं, पित्ते का ऑपरेशन कैमरे के जरिए कर रहे हैं। पहले ओपन सर्जरी होती थी, लंबे अरसे के लिए पेट का बेल्ट लगाना पड़ता था क्योंकि चीरा दिया होता था, हर्निया ना हो जाए। पेशेंट्स को बताया जाता था कि आपने झुक के कोई चीज़ नहीं उठानी, बैठ के कोई चीज़ नहीं उठानी, वॉशरूम में नहीं बैठना, उस पेट का प्रेशर बढ़ता है। अब लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे वॉक अपना काम पे चला जाता है, नॉर्मल रूटीन लाइफ हम करते हैं। मोस्टली तो सुबह भी कर रहे हैं, शाम को घर भेज देते हैं। नहीं तो कुछ सर्जन्स को होता है प्रेफरेंस कि एक दिन स्टे करवा लिया जाए, तो ये ओवरऑल बड़ा अच्छा इफेक्ट आ गया पेशेंट्स की लाइफ पे। फिर अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है, स्पेशली पेल्विक सर्जरीज जो हमने करनी होती है, जहाँ पे सर्जन का मैनूवर करने में भी हमें डिफिकल्टी होती थी, उसमें अब रोबोट हमें हेल्प आउट करता है। तो ओवरऑल रोबोटिक सर्जरी से ये है कि एक तो चीज़ें मैग्नीफाई हो गई हैं, दूसरा वो एक्सेस जो एक ह्यूमनली मैनूवर के बावजूद पॉसिबल नहीं था, वो रोबोट करता है। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर रोबोटिक सर्जरीज हो गई। कोई बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग आवर्स की सर्जरी है, 12 घंटे की, 15 घंटे की, तो अक्सर सर्जन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ऑल दैट, तो वो एरर भी कम होना शुरू हो गया है, कॉम्प्लिकेशन लेवल भी कम होना शुरू हो गया है। ये मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें जो है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने पाइल्स की, हेमोरॉइड की बात की, तो पाइल्स में भी कई टाइप्स होती हैं। बिल्कुल। जैसे एनल फिशर हो गया, या इसके अलावा कोई लोग ये समझते हैं मुझे खूनी है, बादी बवासीर है, या फलां, तो ये डे केयर प्रोसीजर्स होता है और बगैर एनेस्थीसिया के होता है? ये डे केयर प्रोसीजर होता है, बगैर एनेस्थीसिया को तो नहीं कह सकते, लोकल एनेस्थीसिया कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यूजुअली वैसे ये स्पाइनल में करते हैं, पेशेंट कंफर्ट के लिए विद इन 6 आवर्स पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। वॉक इन प्रोसीजर है, मॉर्निंग में जैसे पेशेंट को बुलवाया, उसको बता देते हैं कि एनपीओ आना है आपने और इतने बजे हम करेंगे, किया, उसके फौरन बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे स्पाइनल का इफेक्ट खत्म हो। हाँ, बहुत रेयरली और फ्यू हम ब्लॉक्स में भी कर रहे हैं, जैसे कॉक्सीजियल ब्लॉक लगा लें, कोई ना कोई ब्लॉक लगवा के, वो एनेस्थेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उनका कंसर्न होता है कि वो जो भी हमें ईजी कर दे, क्योंकि हमें होता है कि पेशेंट पेन फ्री रहे, तो उसके अकॉर्डिंग लेज़र से हम कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं फिस्टुलास के, फिशर के और हेमोरॉइड्स के भी। बाकी डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे और पेशेंट की कंडीशन पे। अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसमें यूजुअली लेज़र बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देती, तो ओवरऑल देखना पड़ता है सब चीज़ों को, पेशेंट फैक्टर्स और फिर सर्जन फैक्टर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक जो पेशेंट होता है वो सर्जरी के लिए जब अपना माइंड बना लेता है, तो कौन सी ऐसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है जो उसको करवा के एक सर्जन के पास जाना चाहिए? हम सारी बेसलाइंस करवाना प्रेफर करते हैं, जिसमें आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम सीबीसी कहते हैं। ठीक है। एलएफटी, आरएफटी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो पित्ते का ऑपरेशन है तो एलएफटी हमारे लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जितनी भी मुकम्मल बेहोशी की दवाइयाँ देनी होती हैं उसके लिए एलएफटी, आरएफटी दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ईसीजी चाहिए होती है, क्योंकि अगर अक्सर लोग होते हैं कि जिनका कोई इशू नहीं होता लेकिन उनको पता ही नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा अगर अबव 40 या 45 है तो हम एको भी कराते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मुकम्मल बेहोशी मिलनी होती है। सर्जरी इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस, अगर कोई अंडरलाइन कोई कार्डियक इशू चल रहा है तो वो हो सकता है कि ड्यूरिंग सर्जरी
प्रेजेंट कर जाए। ठीक तो है। फिर अक्सर लोग होता है शायद सर्जरी की वजह से हुआ है, तो सर्जरी इटसेल्फ अ स्ट्रेस, तो हमें वो कंफर्म करके जाना होता है। चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं। वायरल मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये होती है कि अगर पेशेंट की प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, हो सकता है कहीं से कोई ना कोई उसको इन्फेक्शन मिला हो, तो कोई वायरल सीरोलॉजी पॉजिटिव ना हो। ठीक। सर्जरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अपनी प्रिकॉशंस लेनी होती है कि अगर कोई है BC HIV कुछ पॉजिटिव तो नहीं है। स्पेशली HIV के लिए तो स्पेशल सेंटर्स हैं जहाँ पे सर्जरीज होती हैं, हर सेंटर नहीं करता। ठीक। BC के लिए हम स्पेशल प्रिकॉशंस लेके फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। तो बेसलाइन ये वर्कअप हम कंसीडर करते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक किसी भी सर्जरी के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, यानी ये लाजमी है। लाजमी है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब किसी भी सर्जरी के लिए जो आपके एब्डोमिनल से रेलिवेंट हो, उसके लिए अल्ट्रासाउंड, MRI या एक्सरे की जरूरत पड़ती है? अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल सर्जन्स के लिए अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड पर नहीं क्लियर होती या ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग अपनी ओपिनियन के लिए या जिस बंदे पे हम रिलाई करें तो उससे भी करवा लेते हैं। लोगों को होते हैं अक्सर क्वेश्चन होता है कि हमने अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी करवाया, अब दोबारा क्यों करवा रहे हैं। ठीक। तो अल्ट्रासाउंड इज ऑपरेटर डिपेंडेंट। हमें हो सकता है कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन और पेशेंट को देख के और साथ में अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को रिलेट ना कर रही हूँ, तो हम सेकंड ओपिनियन के लिए हम जिस बंदे पर रिलाई करते हैं, जिसके साथ मतलब हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप 10 साल से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और मुझे आपकी फाइंडिंग्स पर रिलाई है, मैं सर्जरीज करके आपको फीडबैक देती हूँ कि आपने फलां स्कैन पे ये मुझे फाइंडिंग दी थी, मैंने सर्जरी की, मुझे ऐसे ही मिली है। तो एक ट्रस्ट लेवल भी बना होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस पर्सन से पूछें कि सेकंड ओपिनियन दें। सेकंड फिर ये होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे चीज़ें क्लियर ना हो या कोई इस तरह का मेजर इश्यू हो जो हमें ओवरऑल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और पेशेंट को देखते हुए लग रहा हो, वी गो फॉर CT। इवन CT में फिर 2 तरह का CT हो जाता है, प्लेन हो जाता है, विद कंट्रास्ट हो जाता है। बहुत सारी जगह पे हमें विद कंट्रास्ट चाहिए होता है। ठीक। MRI हो जाता है। बहुत सारे लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम MRI को डील करते हैं और चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना लोग एक कॉमन सवाल हमारे से पूछते हैं, जब भी हम किसी जनरल सर्जन को बुलाते हैं तो लोगों का ये सवाल होता है जो सर्कमसिजन बच्चों के करने होते हैं, खतने करने होते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर कर दिए जाए, कुछ ये समझते हैं कि 3-4 माह का हो जाए। तो बीइंग अ कंसल्टेंट सर्जन आपकी नज़र में सर्कमसिजन कब होने चाहिए? प्रेफरेंस तो यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए भी हमें वर्कअप चाहिए होता है बच्चों का। जैसे कोई CBC चाहिए होता है, स्पेशली बच्चों में ब्लीडिंग प्रोफाइल चाहिए होती है, क्योंकि हो सकता है न्यूली बोर्न बेबी है, कभी कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि अक्सर ये फेस करने को आ जाता है। ठीक। तो प्रेफरेंस तो ये होती है एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन अगर कोई साथ इशू है या एनॉमली है, कंजेनिटल बाय बर्थ कोई एनॉमली है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर सर्जन कह रहा है कि वी हैव टू वेट, जैसे हाइपोस्पेडियसिस हो, एपिस्पेडियसिस हो, में अक्सर वेट करना पड़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डील करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह हम DVT या कोई पल्मोनरी अगर कोई सर्जरी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को आगाह कैसे कर सकते हैं? मेजर सर्जरीज जो होती हैं जिसमें प्रोलॉन्ग बेड साइड होता है पेशेंट, या पेशेंट पहले से ही बेड रिडन होता है, उसमें हमने प्रोफाइलेक्सिस देना होता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट को हम स्पेशल किस्म की सॉक्स होते हैं जिनको टेड स्टॉकिंग्स कहते हैं, वो पोस्ट ऑप दे देते हैं सर्जिकली। फिर पेशेंट को गाइड करते हैं कि अगर वॉक नहीं करानी ना हमने पेशेंट को पहले 2 डेज या फर्स्ट डे ऑफ द सर्जरी, तो वो कहते हैं बेड में लेग की मूवमेंट करते रहे ताकि ब्लड जो है ना वो स्टेसिस में ना रहे, रुका ना रहे। ठीक है। थर्ड थिंग ये होती है कि अगर सर्जरी और सर्जन कंफर्टेबल है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो सकती विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, तो हम स्पेशल ब्लड थिनर्स भी स्टार्ट करते हैं जिसमें हेपरिन आ जाती है, क्लेक्सेन आ जाती है, तो वो ये DVT किसी तरह की क्लॉटिंग कोई क्लॉटिंग ना हो, तो वो DVT वगैरह से पेशेंट को बचाता है। तो सारे मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे हम पल्मोनरी या फेफड़ों की कोई सर्जरी करते हैं, तो अगर कोई बंदा स्मोकर है तो सर्जरी से कितनी देर पहले उसकी स्मोकिंग बंद करानी पड़ती है और कितनी देर बाद में स्टार्ट करानी पड़ती है? गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि बाय बुक जो हम अगर चले ना तो एटलीस्ट जो है ना वो 4 to 6 वीक्स पहले उसको क्विट करनी चाहिए, जब कोई भी अगर मेजर सर्जरी है। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन ये होती है जैसे कोई इमरजेंसी है या जैसे बहुत सारी सर्जरी जैसे पेशेंट्स नहीं क्विट करते, तो हम स्पेसिफिक चेस्ट की एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी आ जाती है, स्पायरोमेट्री आ जाती है, उनको गाइड किया जाता है कि टेपर ऑफ कर लें, क्योंकि उससे ना ओवरऑल हीलिंग पे इफेक्ट भी आता है, और पेशेंट की चेस्ट जो है वो अगर ख़राब हो तो GA में हमें मसले आते हैं। तो बाद में मेजर सर्जरी के बाद अक्सर चेस्ट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं जिसको डील करना फिर थोड़ा होता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि वो स्पायरोमेट्री करें या चेस्ट फिजियो करवाते रहे, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट जब हिस्ट्री लेते हैं तो सारी कोमोब्स और उसके सारे फैक्टर्स वगैरह पूछते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे लोग जब उनको हेपेटाइटिस या कोई लिवर के इश्यूज चल रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सम टाइम लोगों को बायोप्सी या इसके अलावा भी कोई बायोप्सी करनी पड़ सकती है, तो एक सर्जन जब बायोप्सी लेता है तो उसमें कितना टाइम दरकार होता है और पेशेंट उसको कितना इजी समझे? पहले इश्यूज ये होते थे कि पहले ना इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सर्जन ही ओपन बायोप्सी ज़्यादातर लेते थे। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग जैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज ले रहे हैं, CT गाइडेड बायोप्सीज ले रहे हैं,
तो बहुत रेयरली अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी भी इनकन्क्लूसिव है, कोई ठीक। कंफर्म रिजल्ट नहीं हमें मिला, ठीक। या सीटी गाइडेड बायोप्सी भी हुई है इनकन्क्लूसिव है, या ड्यू टू सम रीज़न हम सीटी गाइडेड बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी नहीं कर पा रहे, तो फिर हम सर्जिकल बायोप्सीज करते हैं, जिसमें हम एक्सीजनल बायोप्सी करते हैं, इंसिजनल बायोप्सीज करते हैं। वो एक्सेस पे डिपेंड करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो चंक जो है वो पेशेंट को हैंड ओवर किया जाता है। अक्सर सर्जरीज ही हम डेफिनेटिव सर्जरी करके ही जो रिजल्ट होता है उसमें से जो चीज़ लियन निकालते हैं। जैसे आज ही एक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा था, सिग्मोइड कार्सिनोमा था, हमने सिग्मोइड को रिसेक्ट करके ही हैंड ओवर कर दिया कि ये बायोप्सी है। ठीक है। उसका जब रिजल्ट आएगा सर्जरी भी उसकी कर दी है, डेफिनेटिव प्रोसीजर जो पॉसिबल था। तो उसके बाद जो है वो अब वेट करेंगे बायोप्सी का जब रिजल्ट आएगा तो पेशेंट उसके अकॉर्डिंगली अपनी कीमो रेडियोथेरेपी करवाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट सर्जन, आपके नज़दीक जब एक पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट हो जाए और वो रिकवरी रूम में आ जाए तो उसको कब तक कंप्लीटली होश में आ जाना चाहिए? यूजुअली पेशेंट का रिस्पॉन्स तो ऑन टेबल ही आ जाता है, ठीक। अनटिल अनलेस हमने खुद इलेक्टिवली इंटूबेट ना रखा हो, वेंटिलेटर पे ना रखा हो। ठीक। ज़्यादातर सर्जरीज में कॉमनली पेशेंट को टेबल पे ही जो है वो वापस ले आते हैं। हाँ, थोड़ा सा ड्राउजी ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि मेडिसिन ऐसी मिली होती हैं, स्लिपी होते हैं। पेशेंट को अगर आप रिस्पॉन्स का कहें आवाज़ दें तो अवेक होता है, ठीक है। लेकिन वो कंफर्ट उसका ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट जितनी देर रेस्ट पे रहता है पेन फ्री रहता है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें ड्रेन डालना पड़ता है पाइप के थ्रू ताकि जनाब से जो है ना वो किसी तरह का सिस्टम जो है वो बाहर निकलता रहे? अगर कोई एनेस्टमोसिस हमने किया हो, ठीक है, उसमें हम यूजुअली ड्रेन रख के आते हैं क्योंकि हमें होता है कि एनेस्टमोटिक साइट खुदा ना खास्ता अगर लीक हो तो हमें ड्रेन से आइडिया हो जाए, अगर री एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़े, वो सेफ्टी होती है। ठीक है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ डे पे हम उसको निकाल देते हैं। मोस्टली हर्नियाज ऑपरेट करते हैं, स्पेशली पैराम्बलाइकल हर्निया जो नाफ के हर्नियाज होते हैं उसमें हम ड्रेन रखते हैं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो एक्स्ट्रा कलेक्शन बन रही होती है वो ड्रेन में आती रहती है, पेशेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें खून आ रहा है। ठीक है, सेकंड ये होता है कि हमने फ्लैप्स रेज किए होते हैं तो उनको एडहेरेंट रखता है तो अच्छी हीलिंग हो जाती है। तो वो 3 to 4 डेज हम यूजुअली रखते हैं, उसमें जब आना कम हो जाता है निकाल देते हैं। इसी तरह हम ब्रेस्ट सर्जरीज करते हैं, उसमें भी हम ड्रेन रखते हैं। उसमें भी ड्यूअल इफेक्ट है कि एक तो कलेक्शन अंदर नहीं होती, वो बाहर आती रहती है, फैट एरिया है ना सारा, और सेकंड थिंग ये होती है कि वो फ्लैप्स जो हमने रेस किए होते हैं उनको भी एडहेरेंट रखता है कि आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, तो अच्छी हीलिंग हो जाती है। जनरल सर्जन मोस्टली जो भी सर्जरीज करते हैं जहाँ पे डाउट हो कोई ब्लीडिंग का, किसी चीज़ के लीकेज का, वहाँ पे ज़रूर ड्रेन रख के आते हैं फॉर ऑब्जर्वेंस, कि मतलब लेटर ऑन हमें कोई आइडिया हो कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा तो यूजुअली हम 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद निकाल देते हैं। अगर उसमें कुछ आ रहा है तो उसको फिर मोनिटर करते हैं, वो जैसे जैसे कम होना शुरू होते हैं तो निकाल देते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सर्जरीज जैसे हम अपेंडिसाइटिस की बात करें या इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट की बात करें, ऐसी सर्जरीज के बाद हमने देखा पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे जो है ना वो मेरी फ्लोटिंग हो रही है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, गैस नहीं खारिज हो रही। तो बीइंग अ कंसल्टेंट सर्जन, ये इस सर्जरी का इसके साथ कोई लिंक होता है? यूजुअली जैसे अब ना ओवरऑल सर्जरीज जो भी आंत की सर्जरी होगी ना, या कोई भी सर्जरी जिसमें आंत को हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब आगे पीछे करते हैं, मैं करके आए होते हैं, उसमें आंत थोड़ी सी स्लो हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब मुकम्मल बेहोशी मिलती है वो इटसेल्फ आंत को स्लो कर देती है, क्योंकि जो ड्रग नॉर्मल मसल्स को रिलैक्स करती है वो गट पे इफेक्ट कर रही होती है। फिर कुछ पेन किलर्स भी आंत को स्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारे फैक्टर्स मिलके पेशेंट की वो जेन्युइन कंप्लेन होती है कि उसको ब्लॉटिंग हो रही है, फ्लैटस पास नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो ये सब चीज़ें। लेकिन हम उसको फिर इसी तरह एड्रेस करते हैं कि हम जब NPO ऑफ कराते हैं तो ऐसी चीज़ें देते हैं जैसे वार्म वाटर विद हनी और ऐसी चीज़ें, च्युइंगम, उनको कहते हैं कि आप वॉक करें, गट मोटिलिटी बेहतर हो जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाती है। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में जैसे हम गैस इंसफलेट करते हैं तो वो भी इरिटेट करती है, तो गट स्लो हुई होती है, लेकिन बेहतर हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अभी बहुत से सवाल मेरे जहन में और थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं। अभी हमारे पास आखिरी 2 मिनट है और उन 2 मिनट्स के अंदर डॉक्टर फिज़ा इशफाक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात तो ये कि लिसन टू योर डॉक्टर एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर। कोई भी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो बीइंग अ डॉक्टर तो हम वैसे ही इतना कुछ देख रहे होते हैं, लोगों की मिजरी देख रहे होते हैं, हम कभी किसी को इंटेंशनली नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस पार्ट होती हैं हर चीज़ का, ह्यूमनली जो है ना वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये इशू ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर आपका कह रहा है उसको क्लियरली सुनिए, उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही सब कुछ है। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका 25 साल पुराना सर्जन है तो बहुत अच्छी सर्जरी करेगा, अगर कोई न्यू यंग सर्जन है तो अच्छी सर्जरी नहीं करेगा। सर्जरी इज़ अ स्किल, सब ने वही बुक पढ़ी है, वहीं से लर्निंग की है, जस्ट गिव अ चांस। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी आप लोग अपने ज़रूर वेरीफाई करके जाएं। आपको लोगों से आइडियाज़ भी होते हैं, क्योंकि यूजुअली फैमिली मेम्बर एक जो भी किसी सर्जन के पास जाता है उसका ट्रस्ट बन जाता है।
इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, सेकंड ओपिनियन लें, लेकिन ट्रस्ट योर डॉक्टर। क्योंकि ये जो अक्सर लोग आके हमें कम्युनिकेट करते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा है, फ़लाँ ने, बट वेरीफाइड आइदर ही और शी इज़ अ डॉक्टर और नॉट। गो विद योर डॉक्टर एंड गुड लक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर फ़िज़ा अशफाक हमारे साथ मौजूद थी, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट फेमस और एक्सपीरियंस रखती थी, और फिर आज की जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर प्री ऑपरेटिव जो आपकी कम्प्लिकेशंस हैं उसके ऊपर, पोस्ट ऑपरेटिव जो कम्प्लिकेशंस थी उसके ऊपर, NPO और बाकी जो मामलात होते हैं, जो खुराक नहीं खानी होती, कितनी देर बाद खानी होती है, या इसके अलावा क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन सारे मौज़ूआत पर एक मुदल्लल गुफ्तगू कर रही थी। हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और एक एक्सपर्ट अपने गेस्ट को बुलाते हैं जो एक कंसल्टेंट लेवल का होता है, और वो अपनी एक ट्रू इन्फॉर्मेशन जो बाय बुक होती है या हमारी जो गाइडलाइन होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना मैसेज डिलीवर करता है, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने में हमें भी आसानी हो। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ आप जानना चाह रहे हो, डॉक्टर साहबा के मुतल्लिक़ कुछ हमसे पूछना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और अपने अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब आप अपना लिखते हैं तो हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है और मज़ीद लोगों तक पहुंचती है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के अंदर जो है ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर फ़िज़ा अशफाक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।